ये देखो भाई, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा होगा, है, लेकिन भाई देखो सिंपल है। पहली बात तो एक रूल याद रखना, डेटा कभी भी स्क्रिप्ट में मेंशन नहीं किया जाएगा। डेटा हमेशा किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स में हो, एक्सेल शीट या अच्छा, और एक बात बताएं आपको, बहुत से लोग अपना डेटा एक्सएमएल में रखते हैं। हाँ, अगर बहुत से लोग अपना डेटा एक्सएमएल में भी रखते हैं, जैसे टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करेंगे। जैसे ये देखो, अभी हम लोग को जो डेटा चाहिए था, ये टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स है कि नहीं, ओपन विथ, देखो डेटा इस तरह से लिखा गया। कहाँ लिखा गया ये? एक्सेल में। बहुत से लोग एक्सेल में नहीं रखते, बहुत से लोग अपना डेटा एक्सएमएल में रखते हैं। बहुत से लोग अपना डेटा किसमें रखते हैं? एक्सएमएल में। उनकी स्टाइल ये अलग होगी, वो ऐसे रख रहे होंगे। यही जरा देखो, एक नोटपैड और मान लो कंट्रोल एन किए और क्या किए, एक बना दिए क्या, जैसे लॉगिन पेज के लिए यार, वहां भी क्या है, ऐसे ही तो है, लॉगिन या जैसा रखना चाहे नाम, ठीक है, लॉगिन रख लें। लॉगिन के बाद फिर भाई, लॉगिन के बाद यहाँ पे पहली बात तो देखो, यहाँ पे 3 डेटा, यहाँ पे क्या है, 3 डेटा है। 3 डेटा का मतलब है ये भी है, इस देखो डेटा आईडी, कितनी डेटा आईडी है? 3। कितने यूजर नेम है? 3। कितने पासवर्ड है? 3। देखो ऐसा कुछ बनेगा, ध्यान से देखना। और मान लो यहाँ बन गया एक और ऐसे। अब यूजर है, यहाँ पे आ गया क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ गया क्या, और यहाँ पे आ गया यूजर नेम की वैल्यू। यूजर नेम की वैल्यू क्या है? जैसे मान लो क्या है, एडमिन तो नहीं है ये भाई। देखो टैग है, टैग के अंदर टैग है, ये इस टैग पे शुरू हो रहा है, इसी टैग पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बीच में ये जो है, ये क्या है, इनर टेक्स्ट है, सेम एचटीएमएल ही तो है। तो बहुत से लोग डेटा ऐसे भी रखते हैं। इसको कहते हैं डेटा को किसमें रखना? एक्सएमएल में रखना। और बहुत से लोग डेटा कहाँ रखते हैं? एक्सेल में। तो कौन सा मैनेज करना आसान है? ये वाला। इसको मैनेज करना थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ये क्या होगा, मतलब समझने में इसको थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। इस तरह से कॉलम वाइज है, लेकिन जानते हो एक क्वालिटी इसकी कि ये फास्ट है। ये क्या है? फास्ट है। अगर जैसे हमने कल एक मेथड नहीं बनाया था, गेट टेस्ट डेटा, यही मेथड बनाया था ना। अगर यही सेम लॉजिक हम एक्सएमएल में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और डेटा को इस स्टाइल में लिखते, डेटा को इस स्टाइल में लिखते, एक्सएमएल में लिखते, और फिर उसको उठाना चाहते, एक्सेल से डेटा कैसे उठाए? अपाचे पीओआई का यूज करके। एक्सएमएल से डेटा उठाना होता, अपाचे पीओआई का यूज करने की जरूरत नहीं है, जावा में पहले से ही अवेलेबल है, उसका यूज करते। और एक्सएमएल से भी हम ऐसे ही डेटा रीड कर लेते जैसे इसमें डेटा रीड करते। बात समझ में आ रही है? लेकिन जानते हो, टाइम वाइज देखोगे तो जो एक्सएमएल से डेटा रीड करना होगा, फेच करना होगा, वो क्या होगा? फास्ट होगा। और एक्सेल वाला क्या होगा? स्लो होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग और अच्छे बहुत से लोग किस में रखते हैं? जेसन में भी रखते हैं। वो लोग शायद कुछ ऐसे बनाएंगे, जेसन ऐसे चलती है, कर्ली ब्रेसेस पे शुरू होती है और कर्ली ब्रेसेस पे क्या होती है? स्टार्ट होती है। और फिर ऐसे मान लो
और फिर क्या लिखा है, फिर से कर्ली ब्रेसेस, और ये और यहाँ पे लिख दे इस तरह से, इस तरह से। तो अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस जैसे जैसे ऐसे ऐसे, सॉरी, 1 2 और क्या 3, कहेंगे क्या है, इस जेसन के, ये जेसन है, और यहाँ पे नाम जो है क्या कर देंगे, बदल देंगे, या ऐसे होगा, देखो, ठीक है, इस तरह से दे देंगे। तो यही इस फॉर्मेट में डेटा रखो, ऐसे रखो तो क्या है, जेसन है। तो बहुत से लोग अपना डेटा इसमें भी रखते हैं, लेकिन ये वाला मैनेज करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। ये एक्सेल है, इसमें हम जैसे अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं ना, ट्रैक कर सकते हैं, बहुत से और फीचर मिलते हैं ना जो हमको एक्सएमएल में नहीं मिलते। लेकिन ये इसका है कि ये जो एक्सएमएल है, जेसन है, ये सब क्या है, फास्ट है एक्सएमएल। मतलब वही देखो, समझो ये बात, ऐसा नहीं है कि जेसन का यूज सिर्फ एपीआई में, एक्सएमएल का, जेसन या एक्सएमएल या एक्सेल या और एक फॉर्मेट, अच्छा 3 फॉर्मेट तो जान गए हो, एक एक्सेल तो जानते ही हो, देखे हो, और एक क्या देखे हो, ये देखे हो, एक्सएमएल देखे हो, एक क्या देख रहे हो, जेसन देख रहे हो। और बहुत से लोग डेटा ऐसे भी रखते हैं, जैसे यही रखना होता है ऐसे रखते हैं, क्या, जैसे मान लो ऐसे डेटा आईडी कामा यूजर नेम कामा और क्या, ऐसे कामा, फिर लिखते क्या, लॉगिन अंडरस्कोर 001 कामा एडमिन, और फिर एडमिन कामा एडमिन, ऐसे। फिर लिखते हैं मान लो और यहाँ लिखते क्या, इस तरह से, मान लो ये ऐसे लिखते हैं, देख रहे हो, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ देख रहे हो कॉमा कॉमा है कि नहीं है, तो जैसे जितने कॉलम, तीनों के नाम, और वो भी क्या, कॉमा कॉमा से, और फिर डेटा भी कॉमा कॉमा से। देखो इसमें कॉमा है ना, ये कॉमा, इसको बोलेंगे कॉमा सेपरेटेड। ये क्या है, कॉमा सेपरेटेड। किससे अलग कर रहे हैं इसे, कि ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये डेटा आईडी है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, किससे सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, कॉमा से ना, तो इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड। इसको बोलते हैं, इसके लिए एक फॉर्मेट है जिसका नाम क्या है, याद रखना, CSV। तो बहुत से लोग डेटा अपना किस में रखते हैं, CSV में। क्लियर है, तो कितने आप फॉर्मेट जान गए। यहाँ एक एक्सेल में भी रखा जा सकता है आपका, क्या कौन से डेटा की बात कर रहे हैं, टेस्ट डेटा। इसको क्या बोलते हैं, ये टेस्ट डेटा है ना जो टेस्टिंग में यूज होगा, वो डेटा। देखो मेन एक चीज है क्या, जैसे याद रखना, हमें हमेशा अपना डेटा किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स में रखना, और जो एक्सटर्नल डेटा सोर्स होगा मेरा वो एक्सेल हो सकता है। एक्सेल होगा तो क्या होगा भाई, एक्सेल होगा तो जो मेरी फाइल होगी उसका नाम क्या होगा, .xlsx। अगर पुराना वाला वो एक्सेल होगा तो क्या होगा, .xls। ये इन दोनों को तो हमें पता है कि हम अपाचे POI से मैनेज कर लेंगे। अब हम कोड लिख चुके हैं, हमारा कोड काम करेगा। अगर हमको इसको एक्सेल अभी किस पे चला रहे हैं, XLSX पे। अगर हमें यही किस पे चलाना हो, XLS पे, कुछ ज्यादा नहीं करना, कहीं बस जो भी फाइल का नाम होगा तो बदल जाएगा, मान लो तो क्या हो जाएगा, XLS। बस जहां XSF वर्कबुक किए हैं वहां क्या कर देंगे, एरर दे रहा है, इंपोर्ट कर दो, बात खत्म। अब ये सीधा XLS से भी डेटा उठाए।
लोग ये जानते हैं भाई कि ये दो मैनेज कर सकते हैं। आपको पता है डेटा रखा जा सकता है किसमें, एक्सएमएल में। वही टेस्ट डेटा आपका रखा जा सकता है कहाँ, जेसन में भी। वही रखा जा सकता है कहाँ, कॉमर्स सीएसवी में। कई जगह तुम्हें मिलेगा। और याद रखना ये तीनों और ये दोनों, लेकिन जानते हो, अब ये ध्यान से समझना, ये क्या होगा, स्लो होगा, और ये तीनों क्या होंगे, फास्ट होंगे। ये तीनों क्या होंगे, इनमें भी कोई कम तेज होगा, कोई ज्यादा तेज होगा, लेकिन तब भी ये तीनों क्या होंगे, फास्ट होंगे इसके कंपेयर। इसका ये नुकसान है। और बताओ दूसरा नुकसान जानते हो? दूसरा नुकसान ये है कि अगर एक्सेल ये जो देख रहे हो खूब बढ़िया चमक रहा है, धमक रहा है, सब दिख रहा है, ये दिखने के लिए तुमको MS ऑफिस सॉफ्टवेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? ये डेटा ऐसा नहीं है नॉर्मल। ये डेटा अगर तुम्हारे सिस्टम पे MS ऑफिस ना हो तो यही खोलोगे तो खुलेगा, और खुलेगा भी तो जाने क्या हिंदी इंग्लिश उर्दू क्या मिक्स होकर दिखाई देगा, है कि नहीं? देखो अगर कोई एक एक्सेल फाइल हो, कहीं भी हो कोई एक्सेल फाइल हो, अगर उस एक्सेल फाइल को हम क्या करें, ऐसे ही ओपन नोटपैड पे ओपन करें, देखोगे पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा सब लिखा हुआ, क्योंकि उसको ओपन करने के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या MS ऑफिस या ऐसा कुछ? इसको कुछ नहीं चाहिए। ये देख रहे हो, ये तो नोटपैड में, ये तो कैसे लिखा जाता है, ये तो नोटपैड में लिखा रहता है प्लेन टेक्स्ट में। बात समझो, इसके लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है इन तीनों की। ये क्या है, ये ध्यान से समझना। इनके साथ ये है कि इनको यूज करने, और ये अच्छा ये भी देखो, और कौन सा एक था, ये जेसन भी देखो, इसको कौन सा देखो, और एक अभी कौन सा बनाया था, XML, उसको भी देखो। सब रीडेबल है कि नहीं, सीधे नोटपैड में खुल रहा है कि नहीं? तो ये एक बेनिफिट है। और इसके लिए अलग से क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो इसको रीड करे। इसके लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं, आराम से हर जगह खुलेगा। नोट वाली चीज तो हर जगह खुलती है ना, मोबाइल पे भी खुल जाएगी भाई। अब देखो, और इसका एक नुकसान जानते हो क्या होता है? ये तुमको आगे अंदाजा होगा इसका ज्यादा अच्छे से। जानते हो हम लोग जब कंपनी में कोड करते हैं तो अपने अपने टेस्ट केस क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। जैसे मान लो हम हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं। अगर 4 लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो चारों लोग भाई हमको काम मिला है कि भाई तुम लोग ये टेस्ट केस ऑटोमेट करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। हम लोगों को मिल गया, हम लोग एक दिन में 3-3 करते हैं। तो 4 लोग बैठे, एक दिन में शाम तक कितने हो गए, 12 हो गए ना, 3 हमने किए थे। अब कहाँ किए, अपने अपने सिस्टम पे ना, वो सब एक जगह किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ, तो कोड, चारों का कोड क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। चारों का कोड जो है कि क्या होगा, मर्ज किया जाएगा। तो भाई इसका डेटा, उसका डेटा, इसमें भाई उसका भी डेटा है। मान लो पहले 102 डेटा था, अब फिर चारों का कोड मर्ज करें तो 3 डेटा तुम्हारा है, 5 डेटा तुम्हारा है, 2 डेटा तुम्हारा है, 7 डेटा इनका है। ऐसे है, होगा कि नहीं होगा? मर्ज करना होगा ना। तो जानते हो ये जो मर्ज है, ये आगे आप बहुत है टूल। एक टूल है क्या, गिट, और भी टूल है, लेकिन कोई भी टूल इस एक्सेल को मर्ज नहीं कर सकता। समझे? आगे एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, जब 4 लोग जो काम किए रहेंगे, चारों काम मिलाना रहेगा ना, तो कोड का काम यही होगा, कैसे लोगों का कोड क्या करना है, मर्ज करना। तो वो सही है, तुम देखोगे तो वो करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, एक्सेल नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है, जैसे जेसन है, ये क्या है, CSV है या XML है, ये लोग तो प्लेन टेक्स्ट वाले हैं, इनको कर लेगा।
तो एक चीज ये हो जाती है कि जब हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, जब हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, तो हम लोग को ये नुकसान होता है कि जब हम लोग कोड मर्ज करते हैं, अच्छा और क्या होता है हमारे पास, ये कोड चीज ऐसे पढ़ने लायक है जो नोटपैड पे जो खुल जाता है वो सारी चीज क्या हो सकती है, मर्ज हो सकती है। लेकिन जो चीज नोटपैड पे नहीं खुलती, जैसे एक्सेल है ना, कहाँ गया एक्सेल, कोई एक्सेल पे चलते हैं जरा देखो, यही है, चलो ये है ना, इसे राइट क्लिक करो, ओपन करो, चूज अनदर ऐप करो, मान लो तुम्हारे पास एक्सेल नहीं है, नोटपैड पे खोलो, ये यहाँ नहीं खुल सकता, इसके लिए आपको MS ऑफिस चाहिए। तो सॉफ्टवेयर लोगों का को, अच्छा देखो, हम लोग ऑटोमेट करेंगे, हम किए तुम किए तुम किए तुम किए, तो क्या क्या होगा, एक तो कोड लिखेंगे, क्या करेंगे बताओ, टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पेज वाइज क्लास बनाएंगे, मान लो क्लास बनी है तो हो सकता है उसमें क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे, टेस्ट केस में डेटा लगेगा तो डेटा कहाँ रखेंगे, डेटा भाई मान लो हम CSV एक्सेल जहां रख रहे हैं डेटा, हम वहां क्या करेंगे, डेटा हम क्या करेंगे वहां ऐड करेंगे, तो डेटा भी ऐड करेंगे और क्या लिखेंगे, कोड भी लिखेंगे ना। एक टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो उसमें डेटा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो डेटा भी चाहिए होगा, नंबर एक चीज, और नंबर दो चीज भैया उसे रिपोर्ट लिखना होगा, भाई कोई टेस्ट केस देंगे ये करो, तो उसके हमको क्या लिखने होंगे, स्टेप्स लिखने होंगे, स्टेप्स हम लोग लिखना है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की स्टाइल, फिर उसमें स्टेप्स में क्या चाहिए होगा, डेटा चाहिए होगा, डेटा हम कहाँ रख रहे हैं, एक्सेल CSV XML JSON कहीं रख सकते हैं, ये हो रहा है ना, ठीक है, तो भाई डेटा हम कहीं भी रख सकते, तो दोनों चीजें होंगी, तो जब चार लोगों का हम कोड मर्ज करेंगे तो कोड भी और डेटा भी मर्ज करना होगा, बिना डेटा के टेस्ट केस चलेगा, हमने ऑटोमेट कर दिया सब, कल देखो चला दिया था, चल गया था कि नहीं, लॉगिन हो रहा था ना, अब काम कर रहा था, लेकिन अगर हम जाएं वहां पे लॉगिन वाला डेटा उड़ा दे तो चलेगा, नहीं चलेगा ना, तो भैया इसलिए चारों लोगों का कोड ही नहीं चाहिए, मान लो 102 टेस्ट केस ऑटोमेट हुए हैं और 3-4 लोगों ने और किए तो कितने हो जाएंगे, अब सब मिलाए जाएंगे तो 102 और प्लस 12 कितने, 114, डेटा भी पहले जितना रहा होगा, अभी जो नया डेटा इन लोगों ने बनाया होगा वो भी उसी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो डेटा भी मर्ज करना होगा, कोड भी मर्ज करना होगा। एक्सेल के केस में ये नुकसान होगा, एक्सेल का यही बड़ा नुकसान हम लोग को खुद लगता है, क्या जानते हो, एक्सेल यूज भी होता है खूब, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोड मर्ज नहीं हो पाता है, ये काम हम लोग को मैन्युअली करना पड़ता है, और जब हम लोग यही क्या यूज कर रहे होते हैं मालूम है, XML JSON CSV, तो इसमें क्या होता है मालूम है, फट से मर्ज हो जाता है, और जब ये एक्सेल रहता है तो मर्ज नहीं होता, ये भी एक नुकसान है, यहाँ लिख देते हैं, गिट रिलेटेड, तो गिट रिलेटेड यूज में क्या है, ये बेकार है, एक्सेल जो है एकदम क्या है, बेकार है, लेकिन ये जो है ये एकदम परफेक्ट, इसीलिए हम बताएं, हम लोग अपनी कंपनी में क्या किए, ध्यान समझना इस बात को, हम लोग भी शुरू में डेटा कहाँ रख रहे थे प्रोजेक्ट में, अपने एक्सेल में ही रख रहे थे, लेकिन बाद में जब हम लोग कोड क्या करते थे, मर्ज करते थे, हम लोग को बहुत तकलीफ होती, तब भाई एक्सेल में सारा डेटा इधर उधर हाथ से कर रहे, छूट जा रहा है, फिर चला रहे, फिर हो रहा है, फिर रिजल्ट ध्यान से तो समझ में आ रहा हो, ये डेटा छूट गया, फिर मिला रहा है, फिर मर्ज कर रहे, बड़ी दिक्कत होती, तो हम लोग जब परेशान हो गए तो हम लोगों ने खुद क्या किया है, CSV, हम लोगों ने अपने फ्रेमवर्क में ये फीचर दिया, ध्यान से देखना, हमने अपने फ्रेमवर्क में ये फीचर दिया कि अब पहले हमारा जो फ्रेमवर्क था वो डेटा कहाँ से उठाता था, एक्सेल से, बाद में हमने ऐसा फीचर दिया कि वो एक्सेल से भी उठाए और साथ में किससे, CSV, तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया था फ्रेमवर्क में दोनों चलेगा,
मन करे तो एक्सेल में रखो, मन करे तो सीएसवी में। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है डेटा मर्ज करने में तो एक्सेल मत यूज करो, क्या यूज करो, सीएसवी। और जानते हो एक्सेल ऑटोमेट करने के लिए क्या करोगे, एक्सेल ऑटोमेट करने के लिए क्या करोगे, किसका यूज करोगे, अपाचे पीओआई। ऐसे ही लेकिन अगर डेटा तुम किस में रखोगे, सीएसवी में रखोगे, ध्यान देना, अगर डेटा किस में रखोगे, सीएसवी में रखोगे, तो फिर अपाचे पीओआई काम नहीं करेगा। फिर अपाचे पीओआई काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए हम लोग एक चाहे तो यूज कर सकते हैं, क्या क्या नाम है, ओपन सीएसवी। ये भी एक जार है, ये यूज होती है किसमें, ये यूज होती है सीएसवी से डेटा रीड करने में। कहाँ, यहाँ। अच्छा सीएसवी, एक काम करते हैं जरा, अच्छा सीएसवी डेटा की क्वालिटी जानते हो, सबसे मेन क्वालिटी कॉमा सेपरेटेड है, सब कुछ है, दिख रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, चलो इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, नाम रखते हैं क्या, यहाँ ऑल फाइल्स लिखते हैं, नाम रखते हैं मान लो क्या, XYZ डॉट, एक्सटेंशन क्या देते हैं, CSV, और सेव कर देते हैं। देखो ध्यान से, सेव हो गया होगा, कहाँ गया ये, इसको बंद भी यहाँ से कर दो, कहाँ गया ये, देख रहे हो ये एक्सेल जैसा दिख रहा है ना, इसको देखो। अगर तुम्हारे पास एक्सेल है तो तुमको इस स्टाइल में दिखेगा, ध्यान से समझना। अगर तुम्हारे पास क्या है, एक्सेल है, तो तुमको किस स्टाइल में दिखेगा, इस स्टाइल में दिखेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास एक्सेल नहीं है, मान लो एक्सेल में डेटा रखे होते हैं और तुम्हारे पास MS ऑफिस नहीं होता तो नहीं देख पाते। लेकिन अगर तुम्हारे पास MS ऑफिस है तो उसी CSV डेटा को ऐसे देख लो, जितने कॉमा है ना उतने कॉलम बन जाएंगे। और अगर तुम्हारे पास एक्सेल जैसा कोई सॉफ्टवेयर या MS ऑफिस जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस सिचुएशन में उसको राइट क्लिक करो, ओपन विथ, चाहो तो क्या कर सकते हो, नोटपैड कर सकते हो, और नोटपैड में भी वो दिखाई देगा। मतलब बिना एक्सेल के भी यूज कर सकते हो, बिना MS ऑफिस के भी यूज कर सकते हो, और MS ऑफिस है तो एक्सेल की वाली स्टाइल में यूज कर सकते हो। तो ये बेस्ट हो गया कि नहीं हो गया। बाकी आखिर हम लोग एक्सेल क्यों यूज करते हैं, एक्सेल हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि एक्सेल को यूज करना क्या होता है, आसान होता है, साफ साफ दिखता है, सब कुछ है ना। तो लेकिन फिर वही है, एक्सेल को, एक्सेल वाला जो गिट, वो जो मर्जिंग कोड मर्जिंग वाला काम होगा उसमें एक्सेल फंस जाएगा। लेकिन इसमें क्या अच्छी बात है, नहीं MS ऑफिस है तो भी चलेगा, तब भी आप एक ऐसे खोल के देख लो, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन खोल के देख लो। MS ऑफिस है तो चाहो तो एक्सेल में खोल के देख लो, है ना। और एकदम सिंपल ये प्लेन टेक्स्ट वाला फॉर्मेट है ना, इसकी मर्जिंग करोगे तो मर्जिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ हम लोगों ने क्या किया है अभी तक, हमने एक्सेल ऑटोमेट, एक्सेल से डेटा उठाना ऑटोमेट कर दिया है। और अब ये सही है, दूसरों के लिए भी ट्राई करके देखो, तुम लोगों ने ट्राई किया कि नहीं भाई। अगर नहीं किया है तो ये मेथड अब बन गया है ना आपका। और इस मेथड का काम सिंपल सा देख लो, इतना है कि जब ये मेथड तुम कॉल करोगे, शीट का नाम भेजोगे और डेटा की आईडी भेजोगे, तो उसका जो भी डेटा होगा मैप के फॉर्मेट में उठा के लाएगा। चलो हम तुमको यहाँ एक बार फिर से याद दिला देते हैं, ये देखो लाइन पढ़ते जाओ, देखो ओ एरर आ गई, क्यों, वैसे कर्सर ले जाओ। अब बताओ क्यों, क्या लिखा है, और पढ़ने की कोशिश करो। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, डेटा टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएस। ध्यान से देखो, हमने अभी कुछ देर पहले तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते इसका एक्सटेंशन क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था।
और इस नाम की कोई फाइल वहां नहीं है, जो है उसका नाम है टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स ना, उसका नाम है टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स। इस वजह से एरर आई। लेकिन याद रखिएगा डेटा किसी में भी रखा जा सकता है, एक्सेल में भी, सीएसवी में भी, एक्सएमएल में भी, जेसन में भी। देखो यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ओहो, यहाँ भी गलत कर दिया, लिख दिया है HSSF, यहाँ क्या लिखना होगा। चलो फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक लाइन चला के देखो ना, सबसे बढ़िया चीज है ये, आसान चीज, एक एक लाइन चला के देखना। अभी एक वो लाइन चली रही है, चल गई, वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगली लाइन क्या है, वर्कबुक का ऑब्जेक्ट देखो है ना तुम्हारे पास। अगली लाइन क्या है, गेट शीट, शीट का नाम क्या जा रहा है, लॉगिन। अगली लाइन चलेगी, शीट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये लाइन चलेगी, गेट लास्ट रो नंबर, तो पता चल जाएगा शीट के अंदर कितनी रो है। कितना है रो भैया, 3। 3 का मतलब कितनी है, वहां है 4, मतलब एक, हाँ मतलब एक कॉलम भी तो है, जैसे ऐसे है कितनी रो यहाँ पे, पहली रो ये है, दूसरी ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये कौन सी है, चौथी। ठीक है। अब ये आगे लाइन चली, अब लूप चल रहा है 0 से कहां तक, रो काउंट तक। अच्छा ये लूप क्यों चला रहे हैं, ये लूप हम क्यों चला रहे हैं, ध्यान से देखो। हमको ये पता करना है, हमें ये पता करना है डेटा आईडी के बेसिस पे कि किस रो से डेटा उठाना है। क्योंकि जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा, कहाँ कॉल करेगा, ध्यान रखना, गेट टेस्ट डेटा नाम के मेथड को कहाँ कॉल करेगा, टेस्ट केस में। और उसका टेस्ट केस उससे कहेगा ना कि भैया इस पेज की मतलब ये डेटा चाहिए, और वो डेटा कहाँ होगा, एक्सेल शीट में। जैसे लॉगिन, जैसे हमने कहा कि हमको उससे लॉगिन करना है जिसकी डेटा आईडी क्या है, login_002। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो क्या करेगा वो, ढूंढेगा। और इसके बाद बस हम यही ढूंढ रहे हैं, पहले एक लूप लगा रहे हैं जो कहाँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। बस इनमें ढूंढ रहा है कि login_002 कहाँ, यही कर रहा है ना, login_002। देखो इसलिए लिख भी दिए हैं, इट विल फाइंड रो नंबर ऑन द बेसिस ऑफ रो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेटा। जो डेटा तुम्हें चाहिए उसका ये क्या दे देगा तुमको, रो नंबर दे देगा कि नहीं। इसका इस इतने कोड का यही काम है कि सिर्फ अच्छा ध्यान देना, इस कोड में हमने क्या किया था, लगाया था। और लूप लगाने में जो आई वो है रो की, देख रहे हो गेट रो में आई की वैल्यू बार बार क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ क्या कर रहे थे, गेट सेल कर रहे थे, तो क्या लिख रहे थे, 0, क्योंकि हमें डेटा कौन सा चाहिए था, ये। इसके बाद ये इनका रो नंबर अलग है, लेकिन कॉलम नंबर क्या है, सेल नंबर क्या है इनका, सेम। ये चीज है मेन। तो ये कोड इसके लिए था। और फिर क्या किए थे, मेन खेल था सारा सब कुछ ही। जब मेरा टेस्ट केस चले तो सबसे पहले ये ढूंढे मेरा डेटा किस रो में है। उसको चाहिए था रो नंबर, क्योंकि रो नंबर मिल जाए। अपाचे पीवाई देख रहे हो, जानते तो हो ही, शीट का ऑब्जेक्ट हो तो मेथड कौन सा कॉल करो,
शीट का ऑब्जेक्ट हो और तुम मेथड कौन सा कॉल करो, गेट रो, और क्या भेजो, रो नंबर। तुम्हें रो का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और फिर तुम चाहो तो उसमें से डेटा क्या कर सकते हो, आप सकते हो। तो मेन है तुम्हें ये जानना कि कौन सी रो में, मतलब ये मतलब क्या है, रो नंबर क्या है। अब रो नंबर क्या भेज दोगे, ऐसे मनमानी तो कुछ भेज दोगे भाई, इसका डेटा राहुल और एक्सपर्ट बी का रो नंबर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, डेटा तो इसी रो में रखा है। अब यही क्वेश्चन उठता है कि ये जो डेटा है, ये जो है, इसका रो नंबर इसीलिए कहा गया क्या, डेटा आईडी। और ये कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कोड का काम है डेटा आईडी के बेसिस पे रो का नंबर निकालना। फिर काम आसान, देखो फिर क्या किया, फिर सिर्फ इतना किया, गेट रो मेथड कॉल किया और मेथड कौन सा क्या भेजा, वही रो नंबर भेजा। हमको सारा रो का ऑब्जेक्ट मिल गया। कौन से रो का ऑब्जेक्ट मिल गया, जिसका डेटा चाहिए। झंझट ही खत्म, अब तो झंझट ही खत्म, कहीं कोई समस्या नहीं। और इसके बाद अच्छा, ये जो कर रहे थे, क्योंकि याद रखो हम लोग डेटा किस में रखना चाहते हैं, मैप में। मैप में चाहिए होगी क्या, की और वैल्यू। प्लान किए हैं कि कॉलम नेम को की रखेंगे और जो डेटा है उसको क्या रखेंगे, वैल्यू। इसीलिए देखो दो रो ऑब्जेक्ट की तलाश में हम लोग थे, एक वो जिसमें डेटा है और एक वो जिसमें क्या है, कॉलम का नेम है, जिसको हम किसमें किस रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, की के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो हमारे आंख के सामने। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो का मतलब वही कॉलम वाला, फर्स्ट रो का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इसका, जिसके लिए देखो हमने यहाँ जीरो क्या भेजा है, जीरो भेजा। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। लेकिन डेटा फिक्स नहीं है, डेटा किसी टेस्ट केस में हमें ये यूज करना पड़ सकता है, किसी में ये यूज करना पड़ सकता है, लेकिन कॉलम तो सबके लिए क्या है, फिक्स ही है ना यार। इसीलिए देखो यहाँ हमने क्या लिखा है, गेट जीरो, यहाँ लिखा है डेटा रो नंबर, यहाँ वो आएगा जो वैल्यू रन टाइम पे आएगी, और यहाँ तो क्या है, जीरो। अच्छा फिर क्या किए, फर्स्ट रो के अंदर क्या किए, गेट सेल। अब सेल, अब देखो यहाँ पे देखो लूप लगाए आई बराबर 1 से। आई बराबर 1 से क्यों लगाए हैं, हमको लगता है कि डेटा ये नहीं है, डेटा कौन है, डेटा कहाँ से शुरू होता है, ये तो बस क्या था, डेटा आईडी, जो डेटा को पहचानने के लिए हमने बनाया था, जिससे कि मेरा कोड चलते समय ढूंढ सके कि मेरा डेटा कहाँ है। असली डेटा तो ये है ना, बोलो, असली डेटा यही है ना भाई, ये है ना असली डेटा। ठीक है, असली डेटा कौन है, ये। तो इसीलिए देखो हमने लूप चलाया कहाँ से, आई बराबर 1 से, मतलब जिस रो का भी डेटा उठा रहे हैं ये उठाने की जरूरत नहीं है, कहाँ से उठाओ, यहाँ से। और जो कॉलम का नेम है वो भी हमको यहाँ से उठाने की जरूरत नहीं है भाई, हमको कहाँ से उठाने की जरूरत है, यहाँ से। इसलिए देखो लूप कहाँ से चलाया, 1 से, गेट सेल, दोनों में क्या भेजा, आई, हमें किसका ऑब्जेक्ट मिल गया, सेल का। किस सेल का, एक तो इस वाली सेल का, एक तो इस वाली सेल का जिसके अंदर डेटा है। अब बस कुछ नहीं कर रहे हैं, एक का नाम सेल की रखा है, एक का नाम सेल डेटा रखा है। सेल की डॉट कर रहे हैं तो वही कॉलम का नाम मिल जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बनाने वाले हैं, की। और सेल डेटा डॉट कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, डेटा की वैल्यू, मतलब जैसे क्या, ये जिसको हम बनाना चाह रहे हैं क्या, वैल्यू। जरा एक बार ढंग से डिबग करो और ध्यान से देखो, तीन चार बार जरा डिबग करके देखो। अब यही है, देखो सबसे अच्छी बात है, ये कोड चलेगा लूप में, अंतिम में तुमको क्या करेगा, ध्यान से देखो। तो एरर है, अच्छा ये हमने ट्राई कैश बढ़ा रखा है।
वही है, तुम देखोगे तो वैसे ये चीज तुम देख भी चुके हो क्या, कि तुमको दिखाई क्या देगा? हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ एक्सेप्शन कुछ दूसरा आ रहा है यार। कल चल तो रहा था ना ये। ये देखो, अच्छा वैसे देखो, शुरू में अभी मैप क्या है, खाली है कि नहीं है? अब देखो धीरे धीरे करके क्या होगा, मैप में डेटा ऐड होगा। अब देखो मैप है ना, ऐसे ही अब देखो मैप में क्या है, पासवर्ड भी है और क्या है, यूजर नेम भी। हाँ, दो ही डेटा तो रहेगा। देखो हाँ, यही सही, इतना ही डेटा तो है ना। बताओ इसके लिए इतना है। अच्छा, और दूसरे के लिए चला के देखें, दूसरा टेस्ट केस कौन सा था, उसका क्या नाम था, शायद अकाउंट्स था, और अकाउंट 003 था। जरा रन करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या आ रहा है, देखो बिलिंग एड्रेस आ रहा है, ईमेल आ रहा है, बिलिंग सिटी आ रहा है, फोन आ रहा है, स्टेट आ रहा है कि नहीं आ रहा मैप में? और किसका आ रहा है, हमने क्या डेटा आईडी यूज किया था, अकाउंट अंडरस्कोर 003। अकाउंट अंडरस्कोर 003 में क्या है, ये था ना। देखो यही सब आ रहा है। हाँ देखो, सेक्टर 135 A@B, बिलिंग सिटी क्या आ रहा है, पुणे, फोन वही आ रहा है, स्टेट यूपी, फैक्स, अकाउंट नेम क्या आ रहा है, XYZ। डेटा उठ के आया कि नहीं आया? और किस में आया, एक्स में, तो सर मैप में आया। अब फायदा इसका ये है कि जहां जो भी इस डेटा को उठाएगा वो टेंशन मुक्त रहेगा, क्योंकि उसको बस क्या लिखना है, मैप डॉट गेट, और की का नाम भेजना है, उसे नंबर वंबर के चक्कर में नहीं पड़ना है। तभी तो कितना देखो आसान है। अब जब ये चल जाएगा मेथड, यहाँ डेटा आ जाएगा, आराम से अंदर पास हो गया। देख रहे हो टेस्ट केस लोग क्या कर रहे हैं, इजिली डेटा क्या कर ले रहे हैं, उनको पता है बस हमें इतना करना है कि मैप का नाम लिखना है, गेट बुक कॉल करना है, और क्या लिख देना है, कॉलम का नाम, वही उसी नाम का क्या होगा, की होगा, और उसी नाम पे हमें डेटा क्या होगा, मिल जाए। क्लियर है ये? तो ये इस तरह से किसमें है तुम्हारा, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा हो गया एक्सेल में, और ऐसे ही यहाँ पे CSV में भी रख सकते हो। और हम तो कहेंगे ये तुम लोग के लिए असाइनमेंट है कि CSV वाला रीड करो, नेट पे मिलेगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर तुमको चाहोगे तो तुम्हें क्या डाउनलोड करने पड़ेगा, बता दिया तुमको ना, क्या, ओपन CSV। ये भी जानते हो किसका है, जिन लोगों का POI है। तो वैसे ओपन CSV, ओहो शायद ध्यान ध्यान नहीं दिए, ओपन CSV है तुम्हारे पास, शायद देखे हैं कहाँ, लोगों ने जार लगाई थी ना POI वाली ढेर सारी। क्या यहाँ है, क्या नहीं है, अच्छा दूसरी है, चलो कोई बात, लेकिन है उसी कंपनी का, अपाचे वालों का ही बनाया हुआ। ओपन CSV
और इसको क्या करो, लिंक है इसमें, छोटा सा है बस। देख रहे हो 235 KB की एक छोटी सी क्या जार, चाहो तो इसको भी यहीं कहाँ रख दो, यहाँ फोल्डर में रख के तो क्या कर दो, हाँ ऐड टू बिल्ड। अब तुम उसको भी यूज कर सकते हो, जैसे गेट टेस्ट डेटा एक बनाए हो, या तो हम इसका नाम क्या करें, चेंज कर दें, इसका नाम क्या रख दें, गेट क्या एक्सेल टेस्ट डेटा, ये एक्सेल से लेके आ रहा है और अब हम चाहते हैं कहाँ से लेके आए, CSV से, तो क्या रखें इसका नाम, पब्लिक वाइड जो भी है अभी, और फिर क्या गेट CSV टेस्ट डेटा। और याद रखना लॉजिक क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऐसे ही वहां भी रहेगा, डेटा आईडी होगी ऐसे ही रहेगा कि वहां भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि डेटा आईडी कहाँ मैच कर रही है, और क्या है बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसका कोड भी ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इजीली। देख रहे हो ये आ रहा है ना, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल तो आपको समझ में आ गया ना, और इसको भाई पहले टेस्ट डेटा क्या करो, ऑटोमेट करो, क्लियर है ये। चलो ये तो हो गया आपका टेस्ट डेटा वाला टास्क। एक चीज हमको और बताइए आप, एपीआई वाला कहाँ तक हुआ था आपका, एपीआई का आप लोगों को एक बेसिक आइडिया क्या था, पता हो गया था ना कि क्लाइंट है, सर्वर है ना, और आप लोगों को एक टूल डाउनलोड करने के लिए बोला गया था क्या, पोस्टमैन। पोस्टमैन के थ्रू क्या होगा, थोड़ा सा एपीआई के लिए टेस्ट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक। तब एपीआई के लिए क्या करोगे फिर, अगर हम एपीआई की बात करें तो पोस्टमैन इसमें होगा ना, अच्छा ये है पोस्टमैन। और बताओ एपीआई में क्या होती हैं, रिक्वेस्ट, उनसे क्या मिलता है, रिस्पॉन्स। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किसके लिए बनते हैं, फंक्शनैलिटी के लिए, मतलब कुछ काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए ये क्या बनते हैं, ये फंक्शनैलिटी के, कुछ फंक्शनैलिटीज के लिए ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बनते हैं, यही क्या एपीआई। और एपीआई में सबसे मेन चीज क्या है, अगर एक एपीआई तुम्हें यूज करनी है तो सबसे पहले क्या मांगोगे, यूआरएल। सबसे पहले एक चीज मांगोगे क्या, यूआरएल। सबसे जरूरी चीज एपीआई की क्या है, यूआरएल। कोई भी एपीआई, अच्छा इंटरनेट पे, अच्छा ये बताओ यहाँ यूआरएल क्या है इस पेज का, सबसे पहले यही हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इस पेज में अभी क्या दिख रहा है, जो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, BALDUNG.com/opencsv। पहले इसी को देखते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, इसके अंदर क्या है, यही दिख रहा है ना, तो जरा इसे कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ ले आते हैं और पेस्ट करते हैं। ये क्या है, ये एक यूआरएल, एक यूआरएल में, अच्छा ये यूआरएल जो है, ये जब भी कोई चीज तुम इंटरनेट पे या वेब पे यूज करते हो तो वहां पे तुमको इसकी जरूरत पड़ती है ना।
कोई भी चीज। अच्छा, अब इस यूआरएल में क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले है क्या, HTTPS। तुमको हमने बताया है जैसे जो इंटरनेट पे ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस जाता ना, रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पांस आता है, तो इसके भी कुछ नियम और कानून है जिसे बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल। तो HTTPS यहाँ जो लिखा है, या HTTP या HTTPS, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पे जो डेटा इधर से उधर जाता है, जो रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पांस आता है, या एपीआई हो, चाहे इंटरनेट से जो चीजें, आप ये क्या है, इसे बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल। इसका नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस लग जाए तो मतलब क्या, सिक्योर। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मेंशन है क्या, प्रोटोकॉल, ठीक। इसके ये पूरा, अच्छा फुल, ये फुल क्या है, यूआरएल, और सबसे स्टार्टिंग में है क्या, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बाद लिखा है www.baeldung.com, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो पूरे यूआरएल में, इसको बोलते हैं क्या, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। या इसी को एक और लोग थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में एक चीज बोलना शुरू कर देते हैं, क्या, क्या, बेस यूआरएल। अच्छा एक चीज बताओ, ये साइट देख रहे हो किसकी है, कोई है ना साइट, क्या है, कैसे पढ़ो, जो भी पढ़ो, बेल्डंग क्या नाम है इसका, जो भी इसका नाम हो, साइट का कोई भी पेज खोलोगे, यूआरएल रहेगा, यूआरएल में ध्यान से देखो, यूआरएल में कुछ भी रहेगा, ये वर्ड तो रहेगा ही रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या, बेस यूआरएल। ये क्या हो गया, बेस यूआरएल। और इसी को बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं क्या, डोमेन नेम। जब तुम्हें कोई चीज अपनी इंटरनेट पे चलानी होती है तो सबसे पहली चीज तुम्हें चाहिए होती है क्या, डोमेन नेम। ये परचेज करना पड़ता है हर साल। तुम्हें भी कुछ अगर रखना है तो उसका कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी यूआरएल होगा तो यूआरएल के पहले उसका क्या होगा, उसका डोमेन नेम, या जिसको बोलते हैं क्या, बेस यूआरएल। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है 100 पेज होंगे, कितने पेज, 100 पेज, तो कितना होगा, 100 यूआरएल होगा। हर पेज का यूआरएल क्या होगा, अलग अलग होगा। ध्यान देना, 100 पेज है तो यूआरएल कितना होगा, 100 होगा। लेकिन 100 के 100 और 100 के 100 यूआरएल अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे। लेकिन 100 के 100 यूआरएल में इतना हिस्सा क्या है, कॉमन होगा। बेस यूआरएल 100 के 100 का क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा। तो पहले ये दिमाग में बात बैठा लो, जिसे बोलते हैं क्या, डोमेन नेम, या क्या, कॉमन वर्ड, बेस यूआरएल। चाहे तुम्हारा वेब पेज का कोई, वेब एप्लीकेशन का कोई पेज हो, चाहे एपीआई की कोई रिक्वेस्ट हो, एपीआई की कोई रिक्वेस्ट हो जो किसी फंक्शनलिटी के लिए बनाई गई है, दोनों के पास एक चीज होनी चाहिए, क्या, यूआरएल। और यूआरएल है तो बिना बेस यूआरएल का यूआरएल नहीं होगा। और बेस यूआरएल कहाँ तक होता है भाई, ये भी पहचान लो। जब www. या यहाँ जो .com, जो पहला स्लैश होता है, जो क्या है, ये पहला स्लैश है ना, इसके बाद लिखने के बाद पहले स्लैश के पहले जो है वो क्या है, बेस यूआरएल। जैसे फ्लिपकार्ट का कोई भी पेज होगी, कोई भी एपीआई होगी, स्टार्टिंग में वर्ड आता होगा क्या, flipkart.com। बाकी अंदर भले फ्लिपकार्ट के अंदर 1 करोड़ पेज है, करोड़ पेज के 1 करोड़ यूआरएल है, लेकिन 1 करोड़ पेजेस के 1 करोड़ यूआरएल में स्टार्टिंग का बेस यूआरएल क्या है, कॉमन है, सेम। तो अब बेस यूआरएल पकड़ लोगे, जिसको बोलते हैं क्या, डोमेन नेम। और एक चीज जानते हो, यूआरएल, और यूआरएल होता है हर एपीआई या हर वेब पेज का क्या, यूनिक। इतना कंफर्म है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां कुछ लिखा हुआ .com/opencsv, ध्यान से देखो। अब इससे क्या बोलते हैं, तो ध्यान से देखो, स्लैश के बाद जो होता है उसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं,
एंड पॉइंट। यहाँ कोई तुमसे पूछे क्या है तो बताओगे, पूछेगा भैया प्रोटोकॉल क्या है तो कहोगे HTTP। अगर तुमको एक URL दे देगी कि भैया यही रिक्वेस्ट का URL है, या यही पेज का URL, या यही रिक्वेस्ट का URL है, यही API का URL है तुम्हारे सामने, तुम बोलो क्या क्या है इसमें, तुम कहोगे भैया इसका जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, HTTPS है। जो बेस URL है वो क्या है, BAELDUNG.com है, ठीक है। और इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या है, ओपन CSV, स्लैश के बाद जो है सब क्या है, एंड पॉइंट। अच्छा, और अंदर पेजेस में आते हैं जरा, जैसे कोई और साइट पे आ जाओ। अच्छा एक मिनट, कोई भी और साइट खोल लो। फ्लिपकार्ट खोल, ठीक है। अब इसमें देखो, हम मान लो कोई पेज खोल दें, ये मान लो फैशन मेंस टी शर्ट। अब आ जाए तो इसमें बहुत लंबा URL है इसका, इसको भी जरा कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। पकड़ो, तो बहुत बड़ा हो गया है। चलो इसको जो तो इतना बड़ा URL है ना। और ध्यान से देखो, ये यहाँ पे भी प्रोटोकॉल क्या है, HTTPS है। बेस URL क्या है, flipkart.com है, या डोमेन नेम क्या है, flipkart.com है। इसके बाद लिखा है मेंस टी-शर्ट्स /PR। कहाँ तक, देखो हमने क्या बोला था, जब बेस URL के बाद जो क्या है स्लैश है, उसके बाद आगे बढ़ो, क्या लिखा है, मेंस टी-शर्ट /PR, इतना लिखा है ना। उसके बाद लगा है क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान देना है तुम्हें, जहां क्वेश्चन मार्क दिख जाए वहां क्या करना है, तुम्हें रुक जाना। जहां क्वेश्चन मार्क दिख जाए वहां क्या कर देना है, रुक जाना। इतना हिस्सा जो दिख रहा है ये क्या है, एंड पॉइंट। याद रखना, सिर्फ कहां तक, क्वेश्चन मार्क के पहले स्लैश के बाद, और क्वेश्चन मार्क के पहले अगर कुछ है तो अब यही देख रहे हैं, URL में ही चीजों को क्या क्या नाम से बोल रहे हैं। प्रोटोकॉल है प्लस क्या है, बेस URL है, और प्लस क्या है, एंड पॉइंट। अब क्वेश्चन उठता है, ये एंड पॉइंट क्या है, तो ध्यान से सुनना, एंड पॉइंट क्या है। ये ये क्वेश्चन उठता है ना कि एंड पॉइंट क्या है। तो अच्छा ये बताओ, एंड पॉइंट, ये जो एक एप्लीकेशन है इसमें सारे पेज है कि नहीं, ढेर सारे। ये पेज रखे कहीं है वहां पे सर्वर पे, और वो सर्वर पे जो पेजेस हैं वो वहां से यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो एंड पॉइंट है वो ये बताता है कि सर्वर पे पेज कहाँ रखा है। ये पाथ है यार, ये क्या लिखा हुआ है कि मेंस टी-शर्ट के अंदर जाओ और फिर कहाँ जाओ। ये अच्छा एक काम करते हैं, अब आ जाओ। ये कौन सा पेज खुला है, कोई पेज खुला है, इसका URL देखो। flipkart.com इसका क्या है, बेस URL है, और फिर यहां से लेके क्वेश्चन मार्क तक क्या है, एंड पॉइंट। ये क्या है, एंड पॉइंट। और ये एंड पॉइंट बताता है कि वो चीज कहाँ रखी है। जैसे flipkart.com में क्लोथिंग एंड क्या है, एसेसरीज है, और क्लोथिंग एंड एसेसरीज के अंदर क्या है, टॉप वेयर है, उसके अंदर क्या है,
टी शर्ट है, उसके अंदर क्या है, मेन टी शर्ट है, उसके अंदर क्या है, स्लैश PR है, जो भी है। तो ये बता रहा है कि कौन सा सामान कहाँ है। यूआरएल भी ऐसे नहीं फालतू कुछ भी लिखा होता है, उसको भी ध्यान से देखो तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी यही इतना हिस्सा जो क्या, इतना हिस्सा, इसी को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। ये क्या हुआ, एंड पॉइंट। और एक चीज ध्यान से देखो, जरा हम टी शर्ट की जगह लिख दें, चलो क्या लिख दिया, टी शर्ट, और अब इंटर मारा, क्या टी शर्ट ही खुला है। क्या है भाई, अब भी दे रहा है यार क्या। हाँ, जैसे और मान लो कहीं भी किसी एप्लीकेशन पे जाओ, अच्छा जैसे यही है, ये पेज है, तो ये इसका क्या है, बेस यूआरएल है, ये इसका क्या है, एंड पॉइंट है। और यहाँ पे हम स्क्रीन की जगह लिख दें क्या, स्क्रीन DFG, और अब इंटर करो, क्या है, पेज नॉट फाउंड। तो भैया ये जो तुमको दिख रहा है फ्री ऑनलाइन, ये जो रिकॉर्डर, ये क्या है, ये एंड पॉइंट है। ये मतलब ये बताता है कि जिस पेज को तुम ढूंढ रहे हो वो कहाँ रखा है, पता ही तो है। अब अगर तुमसे गलत दोगे तो फिर वो ढूंढ नहीं पाएगा। तब देखो क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड, जिसका मतलब होता है क्या, 404। इतनी बात समझ में आ रही है। ये बेस यूआरएल हो गया, और ये क्या हो गया, एंड पॉइंट। अच्छा, एंड पॉइंट के बाद ध्यान से देखो एक क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। यूआरएल में अक्सर तुम्हें दिखेगा, बहुत जगह दिखेगा भी, बहुत जगह नहीं दिखेगा। और यहाँ क्या लिखा है, SID इक्वल्स टू CLO कामा ASH कामा ANK EDY एंड FM नियो, और जाने क्या क्या मर्चेंडाइज। अच्छा, ED देखो, पहले ध्यान से देखो, SID बराबर ये लिखा है, एंड का मतलब क्या होता है, और ये एंड के लिए यूज होता है ना ये चिन्ह। और FM बराबर क्या है, नियो टू मर्चेंडाइज। इसके बाद देखो फिर क्या है, एंड है, ध्यान से देखो, इसमें यही पकड़ना है तुम्हें, एंड है। एंड के बाद फिर क्या है भाई, IID, और बराबर क्या है, M_E। तब तक जाओ जहां फिर से कोई एंड ना आ जाए। देखो है कोई एंड, क्या नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ, नहीं अभी। ये देखो दिख रहा है, और ये क्या लिखा है, ओ ट्रैकर बराबर क्या है, HP। फिर ओ ट्रैकर 1 बराबर कुछ लिखा है, फिर ऐसे ऐसे करके ढेर सारा लिखा है ना। तो ध्यान से देखो तुम्हें क्या पकड़ना है, मेन इसमें क्या है तुम्हें पकड़ना भाई, तुम्हें यहाँ पकड़ना क्या है, तुम्हें पकड़ना है क्वेश्चन मार्क, तुम्हें पकड़ना है ये एंड, और तुम्हें कुछ ऐसा है, दिस बराबर दिस, जैसे नहीं होता मैथ में की बराबर वैल्यू, जैसे की और वैल्यू, ऐसा कुछ तुमको ये पैटर्न पकड़ना है, क्वेश्चन मार्क और फिर क्या, की बराबर क्या, वैल्यू, और की वैल्यू जो है सेपरेटेड है किससे, एंड से। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है कि पकड़ लोगे। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन मार्क तो एक होगा, लेकिन यहाँ पे एंड करके की वैल्यू मान लो कितने हैं, 5 की है, और तो 5 क्या होंगी, वैल्यू होंगी, और एंड से क्या होंगी, वो सेपरेटेड होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से समझना,
क्वेरी पैरामीटर। चलो कोई एक दूसरी साइट खोलते हैं पहले थोड़ी सी। चलो अच्छा, ये justdial.com खोले, चलो खुल गया, ठीक है। खुलने के बाद हमें क्या करना है, और यहाँ आना है। मान लो हम क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं, या फिर चलो हम ये क्या सर्च कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट। यूआरएल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है, justdial.com/Mumbai स्टेट एजेंट्स NCT 109। तो इतना है जो भैया, अब इस यूआरएल को देख लो, ये एकदम पहचान लो, ये इंटरव्यू में पहचानवाते हैं कि भैया बताओ इसमें क्या क्या है। तो ये क्या हो गया आपका प्रोटोकॉल, ये क्या हो गया बेस यूआरएल, और ये पहले स्लैश ये मुंबई से लेके ये 623 तक, ये क्या है एंड पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया एंड पॉइंट, और इसके बाद है एक क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद होता है क्या, क्वेरी पैरामीटर। कितने क्वेरी पैरामीटर हैं, एक, दो होते तो एंड करके एक और मेंशन होता। अभी और देख लो कोई, अच्छा मुंबई है, मान लो चलो अच्छा रियल एस्टेट एजेंट है, उसमें फिल्टर विल्टर नहीं है क्या, अच्छा हाँ है। हमने यहाँ कर दिया क्या, टॉप रेटेड। या तुम देखो ध्यान से, अब जैसे टॉप रेटेड किया, पहले तो इतना यूआरएल था, ध्यान से देखो ये यूआरएल एकदम, इसको अच्छे से समझो भाई, यही मेन है एपीआई में, सिवाय यूआरएल के कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी क्या है, justdial.com, एंड पॉइंट क्या है सेम है, TRK आईडी क्या है सेम है, एंड करके एक और जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, बोलो। और फिर क्या लिखा है, फिल्टर बराबर फिल्टर का नाम लिखा है कि नहीं। अब कितने हैं, अब कहोगे भैया दो, यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर कितने हैं, दो हैं, और दो उनकी वैल्यू। अभी मान लो, अच्छा ये कहाँ तक गया है देखो, ये भले फिल्टर की वैल्यू बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखा रहा है, लेकिन कहाँ तक है बस, अच्छा एक यही वैल्यू उसकी वैल्यू। अच्छा एक फिल्टर और लगा दो तुम, कहाँ, जैसे हम एक फिल्टर और लगा दे क्या, क्रेडेंशियल। यूआरएल में तुम देखोगे एक शायद और ऐड हो गया, नहीं सेम ही है क्या, नहीं सेम नहीं, सेम नहीं है। प्रॉपर्टीज सर्व करके आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक ही उसी की वैल्यू पैरामीटर में क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। जो भी है, अब तुमको समझ में आ गया क्या यूआरएल क्या है, बेस यूआरएल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, और फिर क्या है एंड पॉइंट क्या है, और साथ में क्वेरी पैरामीटर क्या है। अच्छा ये तुम बताओ क्वेरी पैरामीटर का यूज क्या होता है, जरा सोचो ध्यान से। यहाँ तो बड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा ABCD दिखा रहा है, बहुत से जरा कोई सिंपल साइट देखोगे ना, अच्छा हाँ क्यों दूर जा रहे हो, अपना जो क्या है ये टाइगर देखो, इसमें भी होगा, इसमें भी यूआरएल है ना,
इसका इसका बेस यूआरएल क्या है? लोकल होस्ट कोलन 8888। आ जाओ, देखो कहाँ आ गए तुम। ये देखो, मान लो हम आए कहाँ, मार्केटिंग के अकाउंट से। देखो ना, ये बेस यूआरएल है, index.php जो है क्या है तुम्हारा, एंड पॉइंट है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद मॉड्यूल बराबर अकाउंट्स, एक्शन बराबर इंडेक्स एंड पेरेंट टैब बराबर मार्केटिंग। ये तीनों क्या है? क्वेरी पैरामीटर है। अभी इसी में अगर हम जाएं, ये करते हैं, क्या कहते हैं, सर्च फॉर, और लिख दें मान लो क्या, ACC1, और कहाँ, अकाउंट नंबर में, इसी में, और मान लो अच्छा यहाँ पे हम क्या लिख दें, तो यूआरएल नहीं बदल रहा है ना। यहाँ पे आ जाओ, ये सब पेज में दिख रहे हैं, ये सब क्या है, मॉड्यूल बराबर सेटिंग, एक्शन बराबर ये, पेरेंट टाइप बराबर ये क्या है, ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर। अच्छा, क्वेरी पैरामीटर का यूज क्या है? अक्सर क्वेरी पैरामीटर का तुमको हम दिखाएं जनरल एग्जाम्पल क्या होगा ना, अगर कहीं जनरली तुमको दिख रहा हो, जैसे कोई एप्लीकेशन में तुम गए किसी, मान लो चलो कोई, फिर से उठाते हैं, रुक जाओ। ये देखो, ये साइट है। इसके बाद मान लो हम यहाँ पे कुछ भी क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सपोज करो क्या, मोबाइल, ठीक है। देखो jumia.com/ क्या है, .ng, यहाँ तक जो है ये क्या है, इसका बेस यूआरएल। कैटलॉग जो है इसका क्या है, एंड पॉइंट, और क्वेश्चन मार्क क्यू बराबर मोबाइल, ये क्या है, ये इसका क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, जानते हो इसका क्या यूज, कैसे ये काम करता होगा, ध्यान से देखो। जैसे ही तुम यहाँ पे सर्च किए तो ये गया ना, क्यू बराबर क्या, मोबाइल, तो जो सर्वर होगा, जो सर्वर है वो ये समझ जाएगा कि इस काम, अच्छा यहाँ पे क्यू बराबर मोबाइल लिखा है तो क्या आ रहा है, मोबाइल। हम लिख दे रहे हैं क्यू बराबर, ध्यान से देखना, हम कहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं क्यू बराबर और इंटर मार। ने सर्च तो नहीं किया ना, सोचो कैसे हो रहा है ये काम, सीधे यूआरएल से भी खुल रहा है कि नहीं, तुम ही बताओ। अगर हमें सर्च करना हो कुछ और, जैसे मान लो क्या, लैपटॉप, हम देख रहे हो कहीं यूआई पे लैपटॉप सर्च में लिख रहे हैं, नहीं, हम सीधे यूआरएल में क्या लिख रहे हैं, लैपटॉप, और यूआरएल में भी लैपटॉप कहाँ लिख रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर के अंदर। देखो जरा क्या होगा, बात समझ रहे हो। क्वेरी पैरामीटर जानते हो क्या होता है यूआरएल में, ऐसी चीज होती है, मतलब इसकी वैल्यू अगर देखो क्या है, लैपटॉप है तो क्या दिखा रहा है, लैपटॉप, अगर इसकी वैल्यू मोबाइल है तो क्या दिखा रहा है, मोबाइल, जानते हो। अच्छा, इस कोड का काम क्या है बताओ, ये जो अगर हम ये यूआरएल लिख के और इंटर मार रहे हैं तो क्या जा रही है, रिक्वेस्ट। देखो तुम कहीं क्लिक भी करते हो, यहाँ पे डाल के सर्च पे क्लिक भी करोगे तब भी क्या जाएगी, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जाएगी क्या, किसी यूआरएल पे, यहाँ पे तुम लिखते हो लैपटॉप, क्लिक करते हो क्या सर्च, तो ये क्या करता है, तुम्हारे लिखे को
उसमें मिलाता है, लिखे को यूआरएल के अंदर क्या करता है, लिखे को क्वेरी पैरामीटर मान के तुम्हारी यूआरएल में क्या करता है, मिक्स करता है और वहां क्या भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर भी समझ जाता है तो कि इसमें आया है कि हमें इस एप्लीकेशन में क्यू बराबर क्या, लैपटॉप मतलब सर्च क्या करना है, लैपटॉप की सारा लैपटॉप ले आके रिस्पॉन्स में क्या करता है, दे देता है। वैसे ही देखो यहाँ पे एग्जैक्ट एकदम तुम्हारी आंख के सामने क्यू बराबर अगर मोबाइल लिख दो तो मोबाइल आ रहा है, क्यू बराबर ये लिख दो तो ये है क्या, क्वेरी पैरामीटर। इसकी वैल्यू अलग, अच्छा बहुत जगह क्या होगा, चलो अभी यही दिखाते हैं। मान लो मोबाइल आ गए, अब हम लगाते हैं एक क्या फिल्टर कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, एसर। क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे क्या आया, क्यू बराबर लैपटॉप और क्या आया, कैटलॉग लिस्टिंग। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और कुछ चेंज करते हैं, सेलर स्कोर 80% आर मोर। यहाँ पे क्या हुआ, क्यू बराबर लैपटॉप एंड सेलर स्कोर बराबर क्या 4-5। अगर हम यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ लिख दें क्या, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जो रिजल्ट अभी है सारा खेल यूआरएल का है, भले तुमसे खिलवाया जा रहा है किसके थ्रू, यूआई से, लेकिन असली सब कुछ क्या है, सर्वर पे है, सर्वर पे उसका एड्रेस, उसका मतलब, और उसमें ये क्वेरी पैरामीटर बड़ी चीज है। अक्सर क्वेरी पैरा, अच्छे जानते हो क्या होता होगा, ये इस यूआरएल देखो ध्यान से समझना हो क्या रहा है, एकदम देखो ये चीज अच्छे समझना। ये बताता है जितना अभी सिलेक्टेड है, ये बताता है कि बेस यूआरएल क्या है, वो जगह कहाँ है जहां पहुंचना, वहां पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद मतलब कहां पहुंचा, jumia.com के सर्वर पे पहुंचा। इसके बाद jumia.com के सर्वर पे जो एप्लीकेशन है उसमें पेज एसर का ही सिर्फ नहीं है, एसर का भी है, नोकिया का भी है, मोटरोला का भी है, सबका। तो ये जो है यहां लिखा गया तुमने एसर, ये क्या है, एंड पॉइंट है, ये बताता है कि तुम्हें वहां कहां जाना है। अब इससे ये कहां पहुंचेगा, एसर है, जानते हो। सबसे मतलब ये मत देखो क्वेश्चन मार्क के कोड को भूल जाओ, सबसे पहले यहां तक की बात होगी और यहां तक की बात ये बताएगा कि आखिर तुमको वहां पहुंचना कहां है। जैसे इसे पता चल गया कि jumia.com के अंदर जो एसर नाम का पेज है वहां हमें पहुंचना है, जो एसर के लिए बनाया गया। अगर मान लो हम ध्यान से समझना, शायद यहां हम कुछ न लगाएं, क्या खुले, सिर्फ एसर, और एसर की जितनी चीजें हैं क्या आए, सब आए, एसर के लैपटॉप भी आए, एसर के क्या आए, मोबाइल भी आए, लेकिन क्वेश्चन मार्क और क्यू बराबर क्या लिखा है, लैपटॉप, तो क्या आएगा, लैपटॉप आएगा। और फिर एंड सेलर स्कोर 3 to 5, तो वही आएगा जिस सेलर का स्कोर 3 से 5 के बीच में, उसका नहीं आएगा जिसकी रेटिंग क्या है, जिस सेलर की रेटिंग या स्कोर क्या है 1 या 2। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी। तो ये जानते हो, इतने से ये जो एपीआई का या यूआरएल का जो इतना एड्रेस है, इससे ये कहा जाता है जानते हो, वहां पहुंचता है कि हमें कहां से सामान उठाना है। और ध्यान से देखो, और इतने से उसे ये पता चलता है कि वहां से कौन सा सामान उठाना है। मतलब सब नहीं ले आना है एसर का लैपटॉप ले आना है, वो भी वो लैपटॉप जो जिसको वो सेलर बेच रहे हो जिनकी रेटिंग 5 के बीच। आप समझ रहे हो मेरी कि नहीं। और डेवलपर जो है कोई फिजिक्स में फार्मूला नहीं लिख रहा है, डेवलपर सिंपल सा ये करता है, वहां एपीआई पे ये जो हिट पहुंची है, जैसे ये जो मान लो ये यूआरएल यहाँ पे तुम लिखो, हम कह रहे हैं Ctrl+X करो, बंद करो, से ओपन करो, अब तो वो सब खत्म। हम कहते हैं Ctrl+Shift+N करो, किसमें ओपन करो, इनकॉग्निटो मोड में, और ये यूआरएल ऐसे डालो और क्या करो, इंटर मार दो,
हाँ देखो एसर के सामान आगे कि नहीं आगे, बिल्कुल देखो एसर के सामान आगे कि नहीं आगे। तो ये यूआरएल काम किया कि नहीं, जानते हो कैसे काम किया। अगर एपीआई में भी ये चलाते तो चलता, इतने से वो पहुंचा जहां पहुंचना है और क्यू बराबर है। तो जानते हो वहां डेवलपर ने क्या कोड लिखा है, डेवलपर क्या करता है, क्वेश्चन मार्क के आगे जो लिखा है ना क्यू बराबर, क्वेश्चन मार्क के बराबर की वैल्यू एंड की वैल्यू लिखा है ना, तो डेवलपर का कोड यही की और वैल्यू निकालता है और इसके हिसाब से जाके डेटाबेस में से वही निकालता है जो क्वेरी पैरामीटर में क्या होता है लिखा होता है। वैसे डेटाबेस में एसर का सब कुछ है, लेकिन हमें सब कुछ दिखाना नहीं। हम क्या देखना चाहते हैं, हम सिर्फ लैपटॉप, वो भी जिनकी रेटिंग क्या हो 3 to 5 के बीच। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब बताओ क्वेरी पैरामीटर भी जान गए, क्वेरी पैरामीटर की इंपॉर्टेंस जान गए। क्वेरी पैरामीटर किस लिए यूज होंगे, अक्सर फिल्टर के लिए, क्या देना है। और एंड पॉइंट देखो, बेस यूआरएल बताएगा कि मेल एड्रेस क्या है, एंड पॉइंट बताएगा कि वो सामान कहाँ रखा है, उसका पाथ, उसका रास्ता क्या है। और क्वेश्चन मार्क करके अगर वो है तुम्हारा क्या क्वेरी पैरामीटर, तो वो ये बताएगा कि कौन सी चीज वहां उस पाथ से, उस रिसोर्स से कौन सी चीज लेके आनी है। और ध्यान देना, इसी को कई बार लोग एंड पॉइंट को ही कई बार ये लोग ये भी कह देते हैं क्या क्या रिसोर्स यूआरएल या रिसोर्स पाथ, मतलब जहां सामान रखा है। रिसोर्स का मतलब क्या, सामान, संसाधन, वही कह रहा है रिसोर्स, मतलब उसको ये लोग कई बार रिसोर्स यूआरएल बोलते हैं। यही क्या है, याद रखो मेन क्या है, एंड पॉइंट। अब तो पकड़ लोगे, बोलो। और ध्यान से देखना, यहाँ 1 मिनट आ जाओ, कौन सा पेज है ये, है ना एसर। एसर के अलावा और कुछ कंपनी है, एचपी है ना। देखो ध्यान से, एसर की जगह लिख रहे हैं क्या, एचपी। क्वेरी पैरामीटर में कोई चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, जो एंड पॉइंट था उसमें जहां एसर था वहां लिख दिया क्या एचपी, और अब इंटर मारा। अब देखते हैं, लो भाई ये तो सब एचपी का आ गया, एचपी के मोबाइल नहीं आए। अब जो यूआरएल गया है क्या गया है कि एचपी का उठाना, एचपी के पेज पे, तो यहाँ पे क्या है, एचपी क्या है, एंड पॉइंट। और क्वेश्चन मार्क बराबर करके क्या है, जो क्या है, क्वेश्चन मार्क करके है जो क्यू बराबर लैपटॉप एंड सेलर, और ये जो है ये क्या है। अब ध्यान से देखो, एक चीज और बस लास्ट बताएंगे कि एंड पॉइंट में, एंड पॉइंट जो कि स्लैश करके होता है। और तुमने देखा है किसी का एंड पॉइंट में एक है नाम, किसी के एंड पॉइंट स्लैश करके कई था ना। अरे यार देखो, याद करो, जब फ्लिपकार्ट में गए, यहाँ देखो, यहाँ नहीं, या फिर यहाँ देखो जस्ट डायल में, तो यहाँ क्या है, justdial.com/Mumbai/state agent/NCT ना। तो इसका एंड पॉइंट कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। और इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट कितना बड़ा है, सिर्फ एक अक्षर का भाई। एंड जहां क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया, तब तो फिर क्या शुरू हो गया, क्वेरी पैरामीटर। बेस यूआरएल और क्वेरी पैरामीटर के बीच में ही तुम्हारा क्या होगा, एंड पॉइंट। बात समझ में आ रही है। और एंड पॉइंट के अंदर जो स्लैश करके होता है, जिसे हम लोग रिसोर्स पाथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसोर्स पाथ भी बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। जैसे इसके पाथ में बस एचपी है, उसके पाथ में 3-4 चीज थी ना। इसके पाथ में क्या थी, मुंबई, स्टेट एजेंट, एनसीटी, ये तीनों चीजें हैं कि नहीं है। तो किसी के पाथ में, ध्यान देना, समझना इस बात पे, किसी के एंड पॉइंट के पाथ में जो चीज चेंज हो सकती है, उसी को बोलते हैं क्या, पाथ पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर। ध्यान देना इस चीज पे, क्या, पाथ पैरामीटर। मतलब किसी का यूआरएल होता है, बेस यूआरएल होता है तो फिक्स ही रहता है। इसके बाद क्या होता है,
वो सामान कहाँ रखा है, रिसोर्स यूआरएल, या जिसको हम बोल रहे हैं बार बार क्या, एंड पॉइंट। रिसोर्स यूआरएल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बदल, हम लोग रिसोर्स यूआरएल या एंड पॉइंट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बदल, यूआरएल की जो मान लो जिसने डेवलपर ने बनाया है उसी एंड पॉइंट में कुछ चीजों को उसने ऐसा बनाया है जो क्या है, फिक्स है, और कुछ चीजों को ऐसा बनाया है क्या है, जो चेंज है। चेंज का मतलब ऐसा है कि मुंबई लिख दो तो मुंबई की चीजें आ जाए, दिल्ली लिख दो तो कहाँ की आ जाए, दिल्ली। जैसे मान लो ऐसे लिखा है स्लैश फ्लैट्स स्लैश मुंबई स्लैश ऐसे, अब फ्लैट्स वर्ड मान लो क्या है, फिक्स है, फ्लैट्स तो लिखना ही लिखना। अब आगे मेरा मन करे मुंबई लिख दे तो मुंबई की जो फ्लैट्स लिख जाए, दिल्ली लिख दे तो किसके आ जाए, दिल्ली है, तो मुंबई स्लैश फ्लैट्स है, तो सब क्या है, एंड पॉइंट। लेकिन उसी एंड पॉइंट में कुछ क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, और कुछ क्या होगा, हम चेंज करें, अगर हम चेंज करें तो उससे रिजल्ट क्या हो जाएगा, मतलब भाई देखो स्लैश मुंबई सॉरी स्लैश फ्लैट स्लैश मुंबई कर रहे हो तो फ्लैट्स कहाँ से उठा रहा है, मुंबई वाले से उठा रहा है। जब स्लैश फ्लैट स्लैश दिल्ली करते हो तो कहाँ से उठाता है, दिल्ली वाले से उठाता है। तो उसका पाथ मतलब भाई, तो ये जो यूआरएल है इसमें स्लैश फ्लैट्स के बाद जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दिल्ली करेंगे तो दिल्ली का देगा, मुंबई का करेंगे तो क्या देगा, मुंबई का। उसी को ध्यान देना, इसी एंड पॉइंट के लिए हम नाम क्या दे रहे हैं, रिसोर्स पाथ। इसी एंड पॉइंट या रिसोर्स पाथ में जो चीज बदलने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जो चीज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, उसी को बोलते हैं क्या, पाथ पैरामीटर। जैसे फ्लिपकार्ट में आओ और यहाँ तुम देखो, यहाँ लिखा है क्या, मान लो फ्लिपकार्ट खुला हो या जो भी खुला हुआ हो, अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या, अब जैसे यहाँ देखो इस यूआरएल बताओ पाथ पैरामीटर क्या है, index.php नहीं है पाथ पैरामीटर। index.php आप बदल नहीं सकते, कोई क्या रहेगा, लोकल होस्ट कोलन, जैसे कभी ऐसा होता index.php पे कुछ और खुलता, फिर index.php पे कुछ, इंडेक्स पे अलग फिर इंडेक्स पे अलग, तो समझ में आता कि तो ये क्या है, स्लैश, मतलब ये दो स्लैश के बीच में कुछ ऐसा हो, वैसे भी इसमें तो दो स्लैश है ही नहीं, दो स्लैश के बीच में ऐसा कुछ हो जो बदलने पे मतलब क्या हो जाए, वो मतलब क्या, रिसोर्स पाथ है, उसी को क्या बोलते, उसी बोलते हैं। अच्छा पैरामीटर का क्या मतलब होता है, पैरामीटर मतलब वैल्यू फिक्स ना हो, जो चाहे वो क्या कर सको, पास कर सको। मेथड में भी तो यही था, फिक्स वैल्यू से बचने के लिए क्या बना देते थे, पैरामीटर कॉल करें तो वैल्यू बाहर से हम एज ए पैरामीटर भेजें, ये याद है ना। सेम वही यहाँ पे है, जो ये रिसोर्स पाथ है या जो एंड पॉइंट है, उसमें से जो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो वैल्यू हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिससे हमें अलग अलग क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर। एंड पॉइंट में स्लैश स्लैश के बीच का वो हिस्सा जो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर है। बहुत जगह दिखेगा, क्या करें, इसमें नहीं है, जरूरी नहीं है सब में हो ना, जरूरी नहीं है कि सब में हो, लेकिन जैसे देखो इसमें है, अगर हम यहाँ से मान लो मुंबई लिखें, मुंबई से क्या कर दें, दिल्ली कर दें, और ये फिल्टर जो है, लेकिन वैसे एक चीज बता दें, शायद ये चला नहीं पाओगे, बोलो क्यों, शायद देखो यहाँ दिल्ली भले लिख दो, स्टेट एजेंट्स लिख दोगे, लेकिन फिर ये एनसीटी क्या है, हो सकता है ये वैल्यू स्पेशली किसके लिए हो, मुंबई के लिए हो, जो दिल्ली के लिए अलाउड ना हो। तो उस केस में हम नहीं कह सकते कि ये जो मुंबई दिल्ली हम कर रहे हैं ये पाथ पैरामीटर है। पाथ पैरामीटर की वो पाथ के अंदर जो चीज हम क्या कर दें, चेंज कर दें। जैसे होटल्स का एक यूआरएल आ रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है यूआरएल में स्लैश दिल्ली स्लैश होटल स्लैश ऐसे करके, अब हम जाएं वहां
उस पे एंड पॉइंट के पैरामीटर उसमें से जाए, जहाँ दिल्ली है वहाँ क्या कर दे, मुंबई और इंटर मार दे, तो वही होटल किसके खुल जाए, मुंबई के। तो कहेंगे वो जो दिल्ली मुंबई जहाँ हम चेंज कर रहे हैं वो क्या है, पाथ पैरामीटर। ठीक है, याद रखना, पाथ बताता है कि वो भाई एपीआई क्या कर रहा है सर्वर में, डेटाबेस से जहां से सामान लेके ही तो आ रहा है ना। चार ये याद रखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बस ये समझ लो, लगभग हर इंटरव्यू में पूछते हैं। इसे कहेंगे, इसे पहचान के बताओ कि एंड पॉइंट क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या है, पाथ पैरामीटर क्या है, बेस यूआरएल क्या है, लोकेटर क्या है, वो प्रोटोकॉल क्या है, और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या अंतर है। याद रखना है, एचटीटीपीएस का डेटा जो होता है, जो यहाँ सर्वर से कहाँ जाता है, क्लाइंट से सर्वर के पास या सर्वर से क्लाइंट के पास आता है, वो क्या होता है, सिक्योर होता है। क्या होता है, सिक्योर होता है। और क्योंकि वो डेटा यहाँ से वहां जो जाता है कैसा होता है, इंक्रिप्टेड होता है, एचटीटीपी नहीं होता। तो इतना पहले आज एकदम तैयार करिए आप लोग अपना क्या, एपीआई का और टेस्ट डेटा वाला भैया ऑटोमेट करिए, एक दो टेस्ट केस चलाइए आप, और एक टेस्ट केस ऑटोमेट करिए जिसमें 8, 10, 12 डेटा आप क्या कर रहे हो, फिलअप कर रहे हो, सारा डेटा वहां से क्या हो रहा हो, आ रहा हो, और जो कर पाए वो सीएसवी से क्या करें, ट्राई। ऐसा नहीं है नेट पे सब मिलेगा। ठीक है, लॉजिक सेम लिखना है, बस जैसे यहाँ एक्सेसर वर्कबुक था वहाँ एक्सेसर वर्कबुक नहीं होगा, उन लोगों ने क्लास का नाम क्या रखा हो, दूसरा रखा हो। ठीक है, चलो पहले एक्सेल वाला ट्राई कर लो, सीएसवी वाली बात की बात। ठीक है, तो और ये जरूर यूआरएल के बारे में ये चारों लिख लेना, वो इंटरव्यू पूछते हैं, पाथ पैरामीटर क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या है, ये एकदम पूछते हैं। पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर में क्या अंतर है, देखो दोनों एकदम अलग अलग चीज है ना। क्वेरी पैरामीटर क्वेश्चन मार्क के बाद होगा, हमेशा जोड़े में होगा, पेयर में, की और वैल्यू, और मल्टीपल है तो एंड से क्या होगा, सेपरेटेड होगा। ठीक है, और पोस्टमैन तो सबके पास है, तो चलो यहाँ दिखाएंगे वैसे भी, जैसे यहाँ पे भी देखो, ये देखो दिख रहा है कि नहीं, लो देखो यहाँ भी दिख रहा है, ये एपीआई है ना, https rec rest.in जो है ये क्या है, बेस यूआरएल है, /API/users क्या है, एंड पॉइंट है, और क्वेश्चन मार्क पेज बराबर 2 क्या है, क्वेरी पैरामीटर है, दूसरे पेज का डेटा लेके आ रहा होगा। अगर हम यहाँ लिख दे पेज बराबर क्या 1, तो जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, दोनों का डेटा क्या होगा, अलग अलग। भाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी पैरामीटर डाल दोगे उसकी एकदम, भाई तो यही से तो समझता है जो डेवलपर का कोड है कि क्या उठा के देना है, इससे समझ जाता है कि जो बंदा रिक्वेस्ट भेजा है वो एपीआई के यूजर्स का नाम चाहता है, और वो भी किसका, जो पेज 1 पे यूजर, जो किस पे है, पेज 1 पे। ठीक है, और यहाँ पे वैसे आप लोग देखो, यहाँ पे रिक्वेस्ट है ना, कोई रिक्वेस्ट अच्छी वाली रिक्वेस्ट भेजे, अच्छी भेजे, वो रिक्वेस्ट भेजे ना, यहाँ देखना जरा, रिस्पॉन्स आया है, और रिस्पॉन्स क्या आया मालूम है, HTML आया है। क्या आया है, क्योंकि जो डेवलपर बनाया है वो क्या दे रहा है, HTML। अगर इसी पे JSON दे रहा होता डेवलपर, तो यहाँ रिस्पॉन्स में क्या आता है, JSOन। उसको नहीं, HTML को क्या कन्वर्ट करें, जैसे उसमें एरो को हाँ, JSON कर देने से कुछ नहीं हो जाएगा, जब देगा वो तब होगा कुछ भी, वो दे ही नहीं रहा।
वो देगा वही घुमा फिरा के जो उसके पास है, ऐसा कुछ देख रहे हो। तो ये नहीं, ये अलग चीज है, तो बताएंगे हम क्या है दूसरा। ये तो तब के लिए है कि जैसे रिक्वेस्ट दे रहे हो, सामने वाला जो रिस्पांस दे रहा है वो 2 फॉर्मेट में दे रहा है, 3 फॉर्मेट में दे रहा है, तो उस सिचुएशन में तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। लेकिन भाई ये यूआरएल को तैयार कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या